U160 जाल में फंसना। हरे वस्त्रधारी साधक, जिसका नाम ये होंग है, के पास आधार स्थापना शिखर साधना है और वह ये परिवार का एक बुजुर्ग है। जब मोहुआ ने भविष्यवाणी की तो वह ये जिनसे संबंधित लोगों के बारे में थी, और भविष्यवाणी का कारण और प्रभाव इस व्यक्ति की ओर इशारा करता था। चूंकि वह सीनियर सिस्टर ये जिनसे संबंधित है और उसकी शक्ल भी उनसे कुछ मिलती जुलती है, इसलिए वह संभवतः उसका पिता है। ये होंग नाम वह था जो मोहुआ ने तब देखा था जब उसने ताओवादी दरबार में ये जिन के मूल स्थान की जांच की थी। समय सीमित था, इसलिए मोहुआ केवल सीधे ही वहां जा सकता था, अपनी पहचान बता सकता था और स्पष्ट रूप से अपना उद्देश्य बता सकता था। जहां तक बदला लेने की मंशा की बात है तो ये होंग ने वास्तव में इसे सतह पर छुपाया था। लेकिन एक पिता होने के नाते वह अपने बेटे और बेटी की मौत का बदला कैसे नहीं ले सकता था। इसके अलावा मोहुआ को अब दिव्य आत्मा के दांव की गहरी समझ है, और वह गहन आत्मा भेदक क्रोध और घृणा उससे छिपी नहीं रह सकती। ये होंग को पहले तो हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब से उन्होंने मौखिक रूप से सहमति दी थी, उन्होंने पीछे न हटने का मन बना लिया था। वास्तव में कई चीजें उसकी क्षमता से परे हैं। एक क्षण विचार करने के बाद ये होंग ने मोहुआ से कहा, ये गुई जल संप्रदाय द्वारा किराए पर ली गई नाव है और इसमें सवार अधिकांश लोग संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे इसमें चढ़ने के लिए एक टोकन पर निर्भर रहते हैं। मेरे पास ये टोकन नहीं है, इसलिए यदि आप इसमें चढ़ना चाहते हैं युवा गुरु, तो आपको थोड़ी असुविधा सहनी पड़ सकती है और स्वयं को सेवक के रूप में प्रच्छन्न करके चाय और पानी परोसना पड़ सकता है। मोहुआ ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। 100 फूलों वाली घाटी में प्रवेश करने के लिए उसने घाटी का ताओवादी वस्त्र भी पहन लिया था, इसलिए नौकर का वेश धारण करना निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है। ये होंग ने मोहुआ के लिए नौकर की पोशाक ढूंढी और फिर उसे क्रूज जहाज की ओर ले गया। प्रवेश द्वार पर उन्हें गुई जल संप्रदाय के लोगों ने रोक दिया। ये होंग ने कहा, मेरे परिवार का नौकर कुछ काम करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। गुई जल संप्रदाय का व्यक्ति एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि नाव ये होंग द्वारा किराए पर ली गई थी, इसलिए उसका नौकर साथ लाना सामान्य बात है, इसलिए उन्होंने चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। बड़े ये कृपया आगे बढ़ें। ये होंग ने सिर हिलाया और मोहुआ को जहाज पर ले गया। जहाज पर चढ़ने के बाद ये होंग ज्यादा इधर उधर नहीं घूमा, बल्कि सीधे मोहुआ को अपने कमरे में ले गया, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और हाथ जोड़कर मोहुआ से कहा, इस समय यहाँ बहुत सारे लोग और कान हैं और बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैं युवा महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इसे सहन करें और शाम 5 बजे तक यहीं प्रतीक्षा करें। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। अब वह बाहर जाने की योजना भी नहीं बना रहा है। अभी बाहर जाने से ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा और उम्मीद है कि असली शो सूर्यास्त के बाद शुरू होगा, जब जहाज अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। मोहुआ को सहमत होते देख ये होंग ने राहत की सांस ली और फिर मोहुआ को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उनके मनोरंजन के लिए व्यक्तिगत रूप से चाय बनाई। मोहुआ स्थिर भाव से चाय पीता हुआ बैठा था। वह एक सुंदर और मिलनसार युवक जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें पहले जैसी तीक्ष्णता नहीं थी। ये होंग जितना अधिक उसे देखता उतना ही अधिक वह उलझन में पड़ जाता और मन ही मन घबरा जाता। वह नहीं जानता था कि मोहुआ की पहचान या पृष्ठभूमि क्या थी। सतह पर मोहुआ के पास केवल फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण की खेती थी, जो बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन पहले तलवार की तरह तीखी निगाह ने ये होंग पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे उसका दिल कांप उठा। इसके अलावा इस युवा महोदय ने कहा कि वह उसका बदला लेने में मदद करेगा। सच हो या झूठ, ये होंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। चाय की कुछ घूंटे लेने के बाद मोहुआ उत्सुक हो गया और उसने ये होंग से पूछा, क्या ये नाव आपकी है? हाँ, ये होंग ने उत्तर दिया। आपने इसे गुई जल संप्रदाय को किराए पर क्यों दिया? ये होंग ने एक पल के लिए सोचा, आह भरी, और अंततः धीरे से बोला, पूरी कहानी समझाते हुए। यह एक लंबी कहानी है। ज़ियोर की मौत मिस्टवाटू नदी में हुई थी और उसकी मौत मेरे लिए एक गहरा सदमा रही है, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण मैंने इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा कि यह नालायक बेटा मर गया और मुझे कुछ परेशानी से बचा लेगा, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीदें जिन एयर पर लगा दी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी अब जिन एयर भी। ये होंग की अभिव्यक्ति कड़वी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है और ऐसा ही होना तय है, लेकिन बाद में मुझे ज़ियोर द्वारा छोड़ी गई एक जेड पर्ची मिली। जेड स्लिप। मोहुआ की नज़र थोड़ी केंद्रित थी। हाँ, ये होंग ने सिर हिलाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने लापरवाही से रिकॉर्ड की,
जिसमें उसने पाया कि उसकी बहन जिन एयर पहले की तुलना में बहुत अधिक अंतर्मुखी हो गई है, कम बोलती है और अकेले में दुखी दिखती है। उसे संदेह है कि उसे धमकाया जा रहा है। भाई होने के नाते वह आमतौर पर खाने पीने और आलस्य में लिप्त रहते थे, खेती बाड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बचपन से ही उन्होंने उसे अपनी इकलौती बहन की तरह लाड़ प्यार दिया। तो वह जांच करने गया, ऐसा लगा कि उसे कुछ मिल गया है, और फिर मिस्टवाटर नदी पर उसकी मृत्यु हो गई। ये होंग ने गहरी सांस ली। मोहुआ की निगाहें भी कुछ उदास लग रही थीं। और तब फिर ये होंग ने अपनी भावनाओं को संभाला और आगे कहा, मुझे दिल का दर्द और गुस्सा दोनों महसूस हुआ, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से जांच करने का फैसला किया। पहले मेरे मन में कई चिंताएं थीं, तो मैं जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन अब अकेले होने के कारण मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जांच करने पर मुझे पता चला। ये होन का भाषण थोड़ा रुक गया, मानो वे ये शब्द कहने से हिचकिचा रहे हों। मोहुआ ने फिर कहा, रूजब बोट। ये होन स्तब्ध रह गया, तभी उसे विश्वास हुआ कि मोहुआ वास्तव में आंतरिक मामलों को जानता है। उसने सिर हिलाया, फिर गहरी भौहें सिकुड़ी। रूजब बोट के मामले में मैंने पहले भी अफवाहें सुनी थीं, केवल ये सोचकर कि यह मिस्टवाटर नदी पर कोई निराधार अफवाह है, और मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। और इसके पीछे की शक्ति अथाह है, जिसे मेरे जैसे तीसरी कक्षा के परिवार का कोई बुजुर्ग समझ नहीं सकता। मैं सोच रहा था, क्या मैं संपर्क बनाने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूं। तो तुमने नाव किराए पर ली थी? मोहुआ ने कहा। हाँ, ये होंग ने गंभीरता से कहा, मैंने अपनी जीवन भर की बचत इस स्पिरिट बोट को हासिल करने में लगा दी। मिस्टवाटर नदी पर किराए का व्यवसाय कर रहा हूँ, और मेरी कीमतें दूसरों की तुलना में कम थीं। हालांकि महीनों बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। ये कुछ दिन पहले की बात है, कोई व्यक्ति आया और कुछ सम्मानित अतिथियों के मनोरंजन के लिए नाव किराए पर लेना चाहता था। तभी मेरा दिल चौंक गया और मैंने ये सुराग पकड़ लिया। ये होंग ने बिना कुछ छिपाए मोहुआ को सब कुछ बता दिया। जाल में फंसना भाग 2। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, वरिष्ठ बहन, ये जिन की मौत के बारे में क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसने मारा? ये होंग आश्चर्यचकित हो गया। वरिष्ठ बहन? मोहुआ ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया। वरिष्ठ बहन, ये जिनसे मेरी कुछ जान पहचान थी। वरिष्ठता के लिहाज से मुझे उन्हें वरिष्ठ बहन कहना चाहिए, यद्यपि यह परिचय एक संक्षिप्त मुलाकात ही थी। मोहुआ ने उसे केवल एक बार ही वरिष्ठ बहन कहा था, और उसे ऐसा करने का केवल एक बार ही मौका मिला था। ये होंग का दिल कांप उठा, उसकी निगाहें काफी नर्म पड़ गईं, और उसने मोहुआ को थोड़े अधिक विश्वास के साथ देखा। ये बेचारा बच्चा जिन एयर कोई है जो तुम्हें याद करता है। ये होंग ने अपने दिल में बुदबुदाया, फिर कुछ भी नहीं छिपाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने कहा, मैंने जांच की। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने जिन एयर को मिस्टवाटर नदी के पास एक आदमी के साथ देखा था। बाद में जब मैंने जिन एयर के अवशेषों को देखा, तो मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बिखरे हुए सुराग मिले। मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका रंग गोरा है। वह दिखने में सुंदर है, लेकिन कभी कभी उसकी निगाहें भयावह हो जाती हैं, और वह दूसरों को परेशान करने में आनंद लेता है। मोहुआ थोड़ा हैरान हो गया। गोरा, सुंदर, भयावह निगाहें, दूसरों को कष्ट देना पसंद करता है। जल यम की छवि स्वाभाविक रूप से उसके मन में उभर आई। जल यम? तो ये फिर से आप थे? मोहुआ की निगाहें बर्फीली हो गईं, और उसने चुपचाप जल यम में मृत्यु का कारण का एक और नोट जोड़ दिया। ये होंग ने इस बिंदु पर बोलते हुए थोड़ा उदास महसूस किया और आह भरी। मैं एक पिता के रूप में शक्तिहीन हूं, मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। वह अपने दिल में जानता था कि ये परिवार के रिश्तेदार स्वार्थी थे और उसके लिए न्याय नहीं मांगेंगे। एक फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में, भले ही वह जानता हो कि हत्यारा कौन है, फिर भी उसके पास बदला लेने की ताकत नहीं होगी। इसके अलावा हत्यारे की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसे वह उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह विचार आते ही ये होंग को अपने दुख के बीच निराशा का एहसास हुआ। मोहुआ ने दुखी चेहरे से ये होंग को देखा और धीरे से आह भरी। चिंता मत करो, जो मरने के लायक हैं वे मरेंगे। ... फिर मोहुआ दिन के अधिकांश समय केबिन में ही रहा। जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में अंधेरा छाने लगा, तो बाहर शोर मचने लगा, मानो कई किसान कोई उत्सव मना रहे हों। मिस्टवाटर नदी में लालटेनें रख दी गईं। आसमान धुंधला था, नदी का पानी धुंधला था, लेकिन पानी पर लालटेन की एक शानदार रोशनी चमक रही थी, जो लहरों के साथ बह रही थी। शांति में सौंदर्य की अनुभूति थी, लेकिन सुंदरता के भीतर क्षय छिपा हुआ था।
शाम 5 बजे तक नावें रवाना हो गईं। मो हुआ फिर भी बाहर नहीं गया, केवल एक खिड़की खोली, नावों की दिशा और टूर बोट का स्थान नोट किया जहां चेंग मो और अन्य लोग थे। उसने दिन के दौरान विशेष रूप से स्थिति निर्धारित की थी, इसलिए भले ही अब अंधेरा हो रहा था, वह चेंग मो की टूर बोट की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। चेंग मो की टूर बोट और मो हुआ जिस स्पिरिट बोट पर थी, वे वास्तव में एक ही दिशा में जा रही थी, मिस्टवाटर नदी के एक अज्ञात क्षेत्र की ओर। मो हुआ ने चुपचाप राहत की सांस ली। दिशा सही थी, यद्यपि कुछ विचलन था, फिर भी वह जहाज पर चढ़ने में सफल रहा। अब उसे बस उन साधारण दिखने वाली पर्यटक नौकाओं के बीच में ही अपना रास्ता बदलने, एक साथ मिलने और क्रूजर बोट बनने का इंतजार करना था, ताकि वह उनके पीछे पीछे गंतव्य तक जा सके। मो हुआ खिड़की पर लेटा हुआ नाव की दिशा पर ध्यान दे रहा था, साथ ही मिस्टवाटर नदी का रात्रि दृश्य भी देख रहा था। इस समय तक रात हो चुकी थी और अनगिनत लालटेनें पानी पर तैर रही थीं। ये लालटेनें विभिन्न आकार और रंगों में उपलब्ध थीं, जो समृद्ध और रंगीन थीं। आत्मा नौकाओं का एक बेड़ा शानदार रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कि लालटेनों से भरी नदी में रंग बिरंगी मछलियों का एक झुंड तैर रहा हो, अत्यंत भव्य और शानदार। मो हुआ चुपचाप देखता रहा, थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। स्पिरिट बोट अज्ञात समय तक चलती रही, और जैसे ही मो हुआ उसे देखते देखते थकने लगा, आगे टूर बोट से हलचल होने लगी। मो हुआ के दिव्य विचार सक्रिय हो गए, और उन्होंने पाया कि कुछ पर्यटक नौकाएं चुपचाप अपना रास्ता बदल रही हैं। चेंग मो और अन्य लोगों के साथ टूर बोट ने भी दिशा बदल दी। आशा के अनुसार मो हुआ का उत्साह बढ़ा, उसकी दिव्य भावना अधिक केंद्रित हुई, लेकिन एक क्षण के लिए समझने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ गलत है। चेंग मो की नाव ने दिशा बदल ली थी, लेकिन जिस स्पिरिट नाव पर वह सवार था, उसने दिशा नहीं बदली थी, और वह अभी भी अन्य पर्यटन नौकाओं की तरह पूर्व निर्धारित मार्ग पर चल रही थी। मो हुआ का दिल बैठ गया। उसने मुड़कर ये होंद से पूछा, क्या आपकी नाव वास्तव में गुई जल संप्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा किराए पर ली गई थी? इस समय ये होंद भी स्थिति को लेकर अनिश्चित थे। उन्होंने केवल सिर हिलाया और कहा, ऐसा होना चाहिए, उनके पास गुई जल संप्रदाय का संप्रदाय टोकन था। तो फिर क्यों? रास्ता गलत है। क्या उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आई? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपना सिर फिर से घुमाया, विशाल मिस्टवाटर नदी की ओर देखा, और देखा कि चेंग मो की नाव उसकी नाव से अलग हो गई और दूर होती जा रही थी। मो हुआ का दिल बैठ गया। क्या करें? इस समय नदी में कूदकर उनका पीछा करना उचित नहीं था। यद्यपि उसने पानी को चलाने और राक्षसों को भगाने के लिए कुछ जल आधारित गति तकनीकें और मंत्र सीख लिए थे, लेकिन बिग ब्लैक माउंटेन पर पले बड़े होने के कारण वह पानी का आदी नहीं था, और कुछ मंत्र सीखने के बाद भी उसके जल कौशल बहुत अच्छे नहीं थे। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, चुपचाप आहें भरते हुए। इस छोटी सी अवधि में चेंग मो की नाव पूरी तरह से अलग नदी मार्ग पर जा चुकी थी और रात के अंधेरे में गायब हो गई। वह केवल नाव के किनारे आने का इंतजार कर सकता था और फिर कोई दूसरा रास्ता निकाल सकता था। मो हुआ थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, ये सोचते हुए कि चेंग मो और अन्य लोगों को खोजने के लिए डॉकिंग के बाद क्या करना है। आत्मा की नाव चलती रही। चारों ओर का दृश्य बदलता रहा। साथ चलने वाली पर्यटक नौकाएं भी कम होती जा रही थीं। मो हुआ ये सब देखकर अचानक रुक गया। कुछ गलत है। यह नदी मार्ग अपरिचित लग रहा था। स्पिरिट बोट की दिशा अजीब थी और टूर बोट की संख्या कम होती जा रही थी। मो हुआ की निगाहें झपक गईं और उसे अचानक समझ आ गया। ऐसा नहीं था कि चेंग मो और अन्य लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वह जिस आत्मा की नाव पर था, उसने दिशा बदल ली थी। दूसरे शब्दों में, जिस नाव पर चेंग मो और अन्य लोग थे, वह एक साधारण पर्यटन नाव थी, जबकि जिस पर वह था, वह असली क्रूजर बोट थी। हुआ ने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन उसकी निगाहें भी कुछ गंभीर हो गईं। कुछ देर और नौकायन करने के बाद आसपास कोई और नाव नहीं दिखी। मिस्टवाटर नदी विशाल थी, रात अंधेरी थी, और सिर्फ उसकी अपनी स्पिरिट बोट ही अकेली नौकायन कर रही थी। मो हुआ को तो ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ पहुंच गया है। एक पल बाद लेटर टोकन थोड़ा कांपा। मो हुआ ने उसे जांचने के लिए बाहर निकाला, और वह गू चांगहुआई का संदेश था। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम गलत नाव पर सवार हो गए हैं। मो हुआ ने चुपचाप उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं, मैं सही बस में चढ़ गया हूँ। गू चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पा रहा था, आप जिस नाव पर सवार हुए हैं वो गलत क्यों नहीं है। मो हुआ को भी उस समय ये समझाना कठिन लगा, इसलिए उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, भाग्य का एक झटका।
गु चांगहुआई ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, समय कम था और यह ऐसे मामलों पर चर्चा करने का समय नहीं था। क्या आप जानते हैं कि आप अभी नदी के किस हिस्से में हैं? घने अंधेरे से घिरे मोहुआ ने कुछ देर सोचा और आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। ये परेशानी वाली बात है। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। मोहुआ ने एक पल के लिए याद किया, फिर गु चांगहुआई को संदेश भेजा। मुझे सिर्फ रास्ते का पहला हिस्सा और वह दिशा याद है जहां हम मुड़े थे। आप चेंग मो और हाओ जुवान को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, रास्तों की तुलना कर सकते हैं और आपको सामान्य दिशा पता चल जाएगी। गु चांगहुई की आत्मा ऊपर उठी, ठीक है। इसके बाद मोहुआ ने स्पिरिट बोट के मार्ग का विवरण गु चांगहुआई को भेज दिया, इस उम्मीद में कि वह उस स्थान का पता लगा सकेगा जहां रूज बोट रुकेगी। मैं जल्दी से जांच करूंगा, तुम खुद कोई जल्दबाजी मत करो, गु चांगहुआई ने सलाह दी। लेकिन वह जानता था कि जब तक वह मोहुआ को बांधकर उसे स्थिर नहीं कर देता, तब तक मोहुआ के लिए शांत रहना असंभव होगा। गु चांगहुआई केवल नियमित सलाह दे रहे थे। मोहुआ ने प्रतीकात्मक रूप से जवाब दिया, ठीक है। तब मोहुआ ने सीटू जियान को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें सामान्य स्थिति बताई गई और मार्ग की जांच करने में गु चांगहुआई के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया। इसके अलावा सीटू जियान और अन्य लोग सुरक्षित रहेंगे। यद्यपि वे रूज बोट पर चढ़कर नवीनता नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें बोट के प्रलोभन और जोखिम भी नहीं उठाने पड़ते थे। वैसे मोहुआ को कुछ याद आया और उसने संदेश भेजा, जब तुम वापस लौटो तो वांग चेन के उस वरिष्ठ भाई को ढूंढना और उसे पीटना याद रखना ताकि 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स की टिकट फीस वापस मिल सके। 1,00,000 स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही वे उसके स्पिरिट स्टोन नहीं है, लेकिन जूनियर ब्रदर्स के स्पिरिट स्टोन अभी भी स्पिरिट स्टोन है और उनसे दूसरों को लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीटू जियान ने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारा छोटा भाई है, उसे सचमुच कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने चेतावनी भी दी, कनिष्ठ भाई, अपने आप पर बहुत सावधान रहना। हम चिंता मत करो। सभी निर्देश देने के बाद मोहुआ ने लेटर टोकन को एक तरफ रख दिया और खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखने पर ध्यान केंद्रित किया, स्पिरिट बोट के अपने गंतव्य तक पहुंचने और एक वास्तविक रूजा बोट बनने की प्रतीक्षा की। वह देखना चाहता था कि अफवाह फैलाने वाली रूजा बोट किस तरह का कारोबार कर रही थी और अंदर से वह कैसी दिखती थी। ये होंग मोहुआ के बगल में बैठा था, वह भी बाहर की भारी रात को देख रहा था, कुछ गंभीर लग रहा था। ... इस बीच मिस्टवाटर सिटी में एक शानदार शराबखाने के अंदर 2 लोग शराब पी रहे थे और गुप्त बातचीत कर रहे थे। कमरा अंधेरा था, केवल एक मोमबत्ती जल रही थी जिससे उनके चेहरे देखना मुश्किल हो रहा था। क्या नाव चल पड़ी है? ये है। हालात कैसे हैं? काफी चिकना। अच्छा, उनमें से एक ने सिर हिलाया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हमारा गुई जल संप्रदाय अंधा है? एक ताओवादी दरबार, एक ताइक्सू द्वार और वह गु परिवार, वे सोचते हैं कि वे सिर्फ भेष बदलकर नाव में घुल मिल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, इस बार ताओवादी दरबार, ताइक्सू गेट या गु परिवार से जुड़ी कोई भी नाव, हमने सुनिश्चित किया कि वे सभी उतर जाएं। गोपनीयता के लिए हम गुई जल संप्रदाय की नावों का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। केवल कुछ स्पिरिट बोट्स जिन्हें हमने बाहर से किराए पर लिया है कि उस स्थान तक पहुंच सकती हैं। और नाव सज्जनों के लिए तैयार हो गई। हाँ, बहुत अच्छा। हालांकि एल्डर, अब स्थिति थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एल्डर नामक किसान ने भौहें उठाईं, ऐसा कैसे? ऐसा लगता है कि ताओवादी न्यायालय जांच कर रहा है। तुमने अफवाहें सुनी हैं? हाँ। बुजुर्ग एक क्षण के लिए चुप रहे और बोले, कोई बात नहीं, अन्य लोग मांस खा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ देखकर भाग नहीं ले सकते। पर क्या अगर? बुजुर्ग ने बिना कुछ बोले अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया। दूसरे व्यक्ति ने, जो समझदार था, तुरंत ही बुजुर्ग के लिए एक गिलास शराब डाल दी। बुजुर्ग कुछ प्रसन्न हुए और फिर गंभीरता से बोले, गुई जल संप्रदाय एक जहाज की तरह है, हम सभी इस जहाज पर हैं। लेकिन गुई जल संप्रदाय तो बस एक जहाज है। अगर सफर आसान रहा तो हम किनारे पर ही चल सकते हैं। अगर जहाज डूबता है तो बिना कौशल या दूरदर्शिता वाले लोग उसके साथ डूब जाएंगे, लेकिन जिनके पास योग्यता और दूरदर्शिता है, वे डूबने से पहले ही कोई दूसरा जहाज ढूंढ लेंगे जिस पर चढ़ सकें। दूसरे व्यक्ति ने एक क्षण के लिए सोचा, उसकी अभिव्यक्ति में झटका सा लगा। बड़े, क्या ये हो सकता है कि आप? एल्डर ने उसे कठोर दृष्टि से देखा, जिससे उसे अपनी बात निगलनी पड़ी। लेकिन जहाज छोड़ना इतना आसान नहीं है।
मैंने कहा है। बुजुर्ग ने शराब का एक घूंट लिया और शांति से बोले, केवल वे लोग ही जहाज से कूदने में सक्षम हैं जिनमें योग्यता और दूरदर्शिता है, बाकी लोग केवल डूब सकते हैं और उसके साथ मर सकते हैं। इस दुनिया में ढेरों अवसर और संभावनाएं हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चाले चलना जानते हैं या नहीं और क्या आपके पास बोध है। बुजुर्ग ने अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया। महिला ने खोजी डायबिटीज से बचने का आसान घरेलू उपाय। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत अर्थ समझ लिया, उसका व्यवहार और भी अधिक सम्मानजनक हो गया और उसने बुजुर्ग के लिए शराब का एक और गिलास डाला। इसके बाद मैं पूरी तरह से एल्डर के मार्गदर्शन पर निर्भर रहूंगा और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहूंगा। बड़े ने अहंकारी भाव से थोड़ा सिर हिलाया, फिर कुछ याद आया और पुष्टि की। क्या सूची में शामिल सभी संप्रदाय के अनुयायी जहाज पर चढ़ गए हैं? बड़े साहब के निर्देशों का पालन करते हुए उन सभी को जहाज पर बिठा दिया गया है। अच्छा, हालांकि दूसरा व्यक्ति कुछ उलझन में रहा। इस बार कुछ व्यवस्थाएं बहुत अजीब लग रही हैं। वह जगह, क्या ये ठीक है कि वहां कोई पहरा न हो? बुजुर्ग की अभिव्यक्ति तीखी हो गई। उन्होंने कठोरता से कहा, क्या यह ऐसी बात है जिस पर तुम्हें विचार करना चाहिए? हाँ। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन किया। बुजुर्ग थोड़ा रुक गए, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई और उन्होंने अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया। इस व्यवस्था के पीछे उच्च अधिकारियों के अपने अपने कारण हैं। इस जल की गहराई बहुत गहरी है, थोड़ा सा छूने से भी एक साधारण साधक डूब सकता है। आपसे पूछताछ न करने में ही आपकी भलाई है। बुजुर्ग का सबक सही है। बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप शराब पीते हुए कुछ और नहीं कहा। एक क्षण बाद उसने अपना सिर घुमाया और मिस्टवाटर नदी की ओर देखा, जो लालटेनों से रोशन थी, फिर भी अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ बातें वह सचमुच नहीं समझ पाया, लेकिन उसे समझने की जरूरत भी नहीं थी। एक मोहरे के रूप में व्यक्ति को अपनी भूमिका के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऊपर दिए गए बड़े प्रभाव और पर्दे के पीछे से चीजों में हेरफेर करने वाले राक्षस, वे किस तरह से कियानिक्स्यू राज्य सीमा के लेआउट को बदलना चाहते हैं और वे किसे मारना चाहते हैं, ये सब उसे नहीं पता। उसे केवल आदेशों का पालन करना था और उसके अनुसार कार्य करना था। आज्ञाकारी मोहरा अच्छा मोहरा होता है। ... उफनती अंतर्धाराओं के बीच दूसरी ओर मिस्टवाटर नदी के ऊपर यह स्पष्ट नहीं था कि स्पिरिट बोट मोहुआ को अंततः रोकने में कितना समय लगा था। स्थिति से अनजान मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली और कोई हरकत नहीं की। एक क्षण के बाद चारों ओर पानी की आवाज उठी, मानो अन्य आत्मा नौकाएं आ रही हों और एकत्रित हो रही हों। जंजीरों की आवाज के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन नावों को जंजीरों से जोड़ रहा हो। फिर छींटे पड़ने बंद हो गए और स्पिरिट बोट्स ड्रैगन की तरह एक लंबी कतार बनाकर मिस्टवाटर नदी के घने काले कोहरे में बह गईं। मोहुआ ने इस क्षेत्र के बारे में कुछ असामान्य बात देखी। दुष्ट ईश्वर की प्रबल आभा। बेशर्म जोड़ा। घना कोहरा दुष्ट देवता की आभा से भर गया। यह उस भयावह धुंध के समान ही था जो पहले छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में छाई हुई थी। मोहुआ को अपने अंदर एक हल्का सा एहसास हुआ कि जिस चीज को वह चाहता था वह उसके और करीब आ रही थी। मिस्टवाटर नदी पर फैले घने कोहरे के बीच संभवतः कोई वेदी छिपी हुई है। इसके अलावा यह आभा बी माउंटेन दानव गुफा और मछली पकड़ने वाले गांव के नदी देवता मंदिर की वेदियों की तुलना में बहुत अधिक तीव्र थी। ये वेदी निश्चित रूप से असाधारण थी। मोहुआ की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसके दिल में एक हल्की सी उत्सुकता का एहसास हुआ। फिर भी उसी समय उसके भीतर एक चेतावनी की भावना पनपने लगी, मानो कोहरे के भीतर, वेदी के भीतर कुछ भयानक चीज छिपी हुई है जो अपने साथ कोई अज्ञात खतरा लेकर आ रही है। क्या हो सकता है? मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। आत्मा की नाव घने कोहरे में और आगे बढ़ती रही, जो चारों ओर से एक ऐसे अंधकार से घिरा हुआ था जिससे बच पाना असंभव था, और उसकी उदासी दमनकारी थी। काफी देर बाद स्पिरिट बोट रुक गई। घना कोहरा कुछ कम हो गया था। हालांकि मोहुआ की दिव्य आत्मा बेचैनी से हिलने लगी, मानो कुछ लगातार उसके दिल की गहरी इच्छाओं को भड़का रहा हो। यह उकसावा अत्यंत सूक्ष्म था, और यदि मोहुआ ने आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार और रक्त कारागार पुतली कौशल का अभ्यास नहीं किया होता, तथा जीवन आत्मा और सात आत्माओं के प्रति उसकी संवेदना नहीं होती, तो शायद वह दिव्य आत्मा के स्तर पर इस सूक्ष्म परिवर्तन का पता नहीं लगा पाता। कोहरा छट गया है, लेकिन इच्छा तीव्र हो गई है। बाहर घना कोहरा लोगों को जासूसी करने से रोकने के लिए है। हालांकि यह आंतरिक कोहरा पतला प्रतीत होता है, लेकिन गुप्त रूप से लोगों की इच्छाओं को लुभाता है, उन्हें उत्तेजित करता है।
मो हुआ की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। स्पिरिट बोट के रुकने के बाद बाहर कोई हलचल नहीं हुई। एक पल बाद किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और फुसफुसाया, सम्माननीय अतिथिगण, कृपया दरवाजा बंद कर ले और बाहर न जाएं। मो हुआ ने ये होन की ओर देखा, जो भी हैरान था और भौहें चढ़ा रहा था। वह भी पहली बार यहाँ आया था, उसे रूजब बोट के नियमों या उसमें छिपे रहस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलो अभी कमरे में प्रतीक्षा करें और चुपचाप देखें, मो हुआ ने सुझाव दिया। ठीक है, ये होंग ने सिर हिलाया। एक क्षण बाद बाहर से पानी की आवाज फिर से आई, विरल और बिखरी हुई, दूर से पास की ओर आती हुई। ऐसा लग रहा था कि अन्य नावें आ रही हैं, और फिर हल्के कदमों की आवाज आए, मानो कोई नाव पर चढ़ गया हो। मो हुआ को हल्की सी रूज की गंध महसूस हुई, जिससे पता चला कि महिलाओं का एक समूह नाव पर चढ़ गया है। इसके साथ ही चारों ओर हल्की और मोहक आवाजें उठती और गिरती हुई हृदय को मोहित कर रही थीं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, अपने दिल में ये जानते हुए कि रूजब बोट का व्यापार संभवतः शुरू हो गया था। अगले 30 मिनट के बाद बाहर की आवाजें बंद हो गईं। तभी किसी ने पुनः दरवाजा खटखटाया और कहा, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, अब आप भोजन शुरू कर सकते हैं। बाहर खड़े व्यक्ति ने जाने से पहले केवल यही वाक्य कहा, फिर अगले दरवाजे पर दस्तक दी और यही बात दोहराई, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, अब आप भोजन शुरू कर सकते हैं। दालान में कदमों की आहट गूंज रही थी। सभी लोग अपने कमरों से निकलकर हॉल की ओर चल पड़े। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर ये होन से कहा, मैं जाकर देखूंगा, तुम अभी यहीं रहो, बाहर मत जाओ। यद्यपि ये होन फाउंडेशन स्थापना शिखर पर था, लेकिन रूजब बोट पर साधना का ये स्तर वस्तुतः अर्थहीन था। इसके अलावा उनके आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि उन्होंने कई वर्ष पारिवारिक मामलों को संभालने में बिताए थे, तथा युद्ध में सीमित अनुभव और साधन के साथ एक इत्मीनान से बुजुर्ग के रूप में शायद ही कभी युद्ध में भाग लिया हो। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह अपने बच्चों के प्रति प्रतिशोध की भावना रखता था। उसकी भावनाएं उलझी हुई थीं, और यदि उसे किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ता, तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांति से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता था। इसलिए उनके लिए केबिन में ही रहना और बाहर न जाना बेहतर था। अपने बच्चों के प्रतिशोध को लेकर ये होन पीछे रहने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह लापरवाह नहीं था। ये जानते हुए कि वह स्थिति के बारे में बहुत कम जानता था, आंख मूंदकर जांच करना उल्टा पड़ सकता था और सब कुछ बर्बाद कर सकता था, इसलिए उसने अपना जबड़ा भींच लिया और मो हुआ को प्रणाम करते हुए कहा, तो फिर मैं आप पर भरोसा करता हूँ, युवा स्वामी। ये होंग ने मो हुआ को गहरा प्रणाम किया। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर अपनी सांस को संभाला और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, लाल रंग की सुगंध की एक लहर फैल गई, जो घने कोहरे के साथ मिल गई, धुंध के भीतर की इच्छाओं के साथ घुल मिल गई, जिससे ये लगभग अप्रतिरोध्य हो गई। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से आंतरिक परीक्षण करके अपनी सांस रोक ली और अपने हृदय की रक्षा की, सभी विकर्षणों को त्याग दिया, जिससे अंततः सांसारिक आकर्षण का दमन हुआ और उसका हृदय शुद्ध हो गया। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे परेशानियों से राहत दिलाई। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। बाहर पहले से ही बहुत से लोग 3-3 या 4-4 के समूहों में इकट्ठे होकर हॉल की ओर जा रहे थे। नौकर की पोशाक पहने मो हुआ चुपचाप उनके पीछे चला गया। रास्ते में आने वाले साधक काम वासना से इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मो हुआ पर ध्यान ही नहीं दिया। हॉल में पहुंचने से पहले उसे संगीत और नृत्य की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर और चलने के बाद जब वह हॉल में दाखिल हुआ, तो मो हुआ ने ऊपर देखा कि जिस जगह पर दिन में स्टेज परफॉर्मेंस होती थी, वहां अब एक अलग शो चल रहा था। भव्य परिधानों में सजी, घूंघट और पतले वस्त्र पहने महिलाओं का एक समूह तारों के संगीत पर शानदार नृत्य कर रहा था। पतले पर्दों के नीचे बर्फ की तरह सफेद उनके शरीर धुंधले दिखाई दे रहे थे। हॉल में बैठे लोग लालच भरी निगाहों से ये सब देख रहे थे। मो हुआ एक क्षण तक ध्यानमग्न होकर देखता रहा, फिर उसे कुछ ऊब महसूस हुई। ये था, ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए, इश्कबाजी से पेश आते हुए, वहां देखने लायक क्या था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वह हॉल में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्थिति का अवलोकन करने की आवश्यकता थी। मो हुआ एक नौकर की तरह काम करता रहा, अपनी सांस रोककर एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता, कभी कभी चाय परोसता या शराब डालता, बिना किसी असहजता के। हॉल में शोरगुल और भीड़ थी, इतनी अव्यवस्था थी कि कोई भी उसके छद्मवेश को नहीं देख सकता था। मो हुआ ने चुपचाप इस तरह देखा। कुछ देर तक देखने के बाद उसे कुछ पैटर्न समझ में आने लगे। यह एक व्यापार था और मंच पर मौजूद महिलाएं सामान थीं।
तथाकथित संगीत और नृत्य तो बस इन सामानों की आत्म प्रस्तुति के साधन थे। माल के रूप में स्वाभाविक रूप से उनके अलग अलग ग्रेड थे। मंच पर उपस्थित महिलाएं अलग अलग श्रेणियों में विभाजित थीं, जिनका मूल्य अलग अलग था और वे अलग अलग किसानों की सेवा कर रही थीं। मोहुआ को यकीन नहीं था कि क्या उन सभी को सचमुच मजबूर किया गया था। कुछ ही नजरों से मोहुआ केवल मोटे तौर पर यह आकलन कर सका कि कुछ महिलाओं के साथ वास्तव में जबरदस्ती की गई थी। बेशर्म जोड़ा भाग 2। यद्यपि उन्होंने पर्दा डाला हुआ था, फिर भी उनकी आंखों में दुख की एक परत भरी हुई थी, जो स्पष्टतः अनिच्छुक थी। लेकिन अन्य लोग अलग थे। कुछ के चेहरे पर उदासीन भाव थे, उपेक्षापूर्ण, जबकि अन्य इसकी आदी थीं, और कुछ के गुप्त उद्देश्य थे। उनकी आंखें कामुक पुरुषों को लुभाने वाली थीं। कुछ महिलाएं तो खुश भी दिखीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी सुंदरता, जिसने इतने सारे पुरुषों को मोहित किया और उनकी प्रशंसा प्राप्त की, ने घमंड और आत्मभोग को जन्म दिया। मानव हृदय वास्तव में बहुत जटिल है। मोहुआ ने धीरे से आह भरी। महिलाओं के अलावा भीड़ में पुरुष भी विविध थे। कुछ लोग वास्तव में आनंद लेने के लिए वहां आए थे। उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन खाए, बढ़िया शराब पी और मंच पर महिलाओं के मनमोहक नृत्य को मंत्रमुग्ध होकर देखा। कुछ लोगों ने ये देखकर पेटुभाव प्रकट किया, नौकर को बुलाया, मंच पर एक नर्तकी का नाम लिया, नौकर ने सिर हिलाया और व्यवस्था करने चला गया। इसके बाद ये व्यक्ति उठकर अपने कमरे में चला गया और मंच पर नर्तकी को बदल दिया गया। कमरे में वापस आने के बाद क्या हुआ, मोहुआ को ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी। यह एक प्रकार का आदमी था। कुछ अन्य शिष्य भी थे जो पुनर्तः भिन्न थे। उनकी रुचि स्पष्ट रूप से महिलाओं में नहीं थी, बल्कि वे शराब के प्याले थामे रहते थे, हर जगह टोस्ट पेश करते थे, चापलूसी करते थे और नेटवर्किंग करते थे। उन्होंने आपस में गुट बना लिए। कियान लनिंग की राज्य सीमा के भीतर, संप्रदायों के भीतर एक चक्र था। विभिन्न संप्रदायों और पारिवारिक शिष्यों के बीच निजी मित्रता ने एक और चक्र का निर्माण किया। बाहर मेहमानों से मिलना और दोस्त बनाना तो बस सामान्य परिचय था, लेकिन यहाँ एक साथ शराब पीने और प्रेम संबंधों में शामिल होने से स्वाभाविक रूप से एक असाधारण बंधन बन गया। वे सभी कुलीन परिवार के पुत्र थे, संप्रदायों के स्वर्गीय गौरव थे, असाधारण प्रतिभा और असीम भविष्य की संभावनाओं के साथ, संभवतः परिवारों, संप्रदायों और विभिन्न ताकतों में, यहाँ तक कि ताओवादी दरबार और केंद्रीय ताओ दरबार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे थे। इस समय सौंदर्य को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए संबंध बनाने से स्वाभाविक रूप से गठबंधन बनेंगे, जो भविष्य में निजी लाभ के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे। कुलीन परिवार में जन्मे लोगों के लिए संबंध बनाना उनकी शान में वृद्धि कर सकता है। कम कुलीन मूल वाले लोग तो और भी अधिक उत्सुक थे कि वे अपना नेटवर्क बढ़ाएं। मोहुआ ने मन ही मन आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह टिकट इतना महंगा है। इसकी कीमत 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स है। ये सिर्फ एक अवकाश टिकट नहीं है। समझदार लोगों की नज़र में ये रूजब बोर्ड टिकट अभिजात वर्ग के लिए प्रवेश पास के बराबर है। मोहुआ ने फिर चारों ओर देखा। भोज में उपस्थित सभी किसान अपरिचित चेहरे वाले थे, जिनमें से लगभग किसी को भी वह पहचान नहीं पाया। लेकिन वे युवा दिखते थे, उनका व्यक्तित्व अकड़ता था और एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वे सभी पारिवारिक संप्रदायों के अनुयायी थे। इनमें संभवतः 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों, 12 धाराओं तथा यहाँ तक कि ज्ञान शिक्षा के 100 द्वारों से नीचे के कुछ शिष्य भी शामिल थे। मोहुआ ने चुपके से घबराकर देखा और उसकी निगाहें और अधिक गंभीर हो गईं। ये स्थिति उसकी कल्पना से भी अधिक गंभीर हो सकती है। इन लोगों के अलावा कुछ विशेष शिष्य भी थे। उनकी साधना गहन थी, उनकी आभा असाधारण थी और इस समय वे हॉल में अकेले शराब पी रहे थे, मंच पर महिलाओं की ओर मुश्किल से एक नज़र डाल रहे थे, मानो ये महिलाएं केवल सामान्य पाउडर और रूज थीं। मोहुआ चुपचाप उन्हें देखते हुए चाय और पानी डालना जारी रखा। भोज के बीच में कुछ प्रबंधक जैसे व्यक्ति आए, आदरपूर्वक इन अधिक प्रतिष्ठित शिष्यों के पास गए और कुछ फुसफुसाया। हॉल में शोर था और मोहुआ काफी दूर था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से "ये तैयार है, कृपया आगे बढ़ें" जैसे वाक्यांश सुने। फिर इन लोगों को जैसे समझ आ गया, वे सब उठ खड़े हुए, भोज छोड़कर हॉल से बाहर चले गए। कुछ सेवक भी पीछे पीछे चले आए। मोहुआ का दिल हिल गया। कुछ तो गड़बड़ है। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। वह एक क्षण के लिए विचार करता रहा, फिर अपनी नजरें तेजी से घुमाते हुए वह चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाता रहा और स्वाभाविक रूप से समूह में घुल मिल गया।
समूह में काफी संख्या में नौकर चाकर थे, जिनमें से एक पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके अलावा उसकी गतिविधियां स्वाभाविक थीं, व्यवहार शांत था और वह काफी समय से हॉल में शराब डाल रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। इस समूह में सभी लोग चुपचाप चलते थे, बिना बोले, कोई भी उनसे प्रश्न नहीं करता था तथा उनके द्वारा स्वयं को उजागर करने की संभावना भी कम थी। क्रूजर बोट की जांच मुख्यतः सवार होने के समय सख्त थी। जहाज पर चढ़ने के बाद नियम काफी ढीले हो गए। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि नाव पर सवार सभी लोग सम्मानित अतिथि थे और नाव पर बहुत अधिक सख्ती बरतने से आसानी से अपमान हो सकता था। लोगों का एक समूह चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। मो हुआ ने गंभीरता से उनका पीछा किया, भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए, गलियारे को पार करते हुए डिक पर पहुंचा, जहां उसने चारों ओर घना रात्रि कोहरा देखा। नदी का गंदा पानी दृश्य को अस्पष्ट कर रहा था, केवल रोशनी से जगमगाती हुई एक दूसरे से जुड़ी हुई स्पिरिट नौकाएं मिस्टवाटर नदी पर चल रही थीं। रात के अंधेरे में इन चमकदार रोशनियों से एक अजीब सा माहौल बन रहा था। स्पिरिट नौकाओं को लोहे की जंजीरों से जोड़ा गया था तथा नावों के बीच से गुजरने के लिए किसानों के लिए संकरे पुल बनाए गए थे। इस समय न केवल मोहुआ के जहाज से बल्कि सभी स्पिरिट नौकाओं से, विशेष रूप से पहचाने गए सम्मानित अतिथि डेक पर आए और संकीर्ण श्रृंखला पुलों के साथ स्पिरिट नौ बेड़े के केंद्र की ओर एकत्रित हुए। मो हुआ ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप पीछे पीछे चला। कुछ ही समय में वह बेड़े के मध्य में पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा, अधिक भव्य रूप से सजाया गया तथा अधिक शानदार ढंग से निर्मित जहाज था। सभी लोग बड़े जहाज पर चढ़ गए। उनमें से कई लोगों ने बिना किसी को पता चले अपने चेहरे छिपाने के लिए मुखौटे पहन लिए थे, मानो वे पहचाने नहीं जाना चाहते हों। बेशक कुछ लोग खुलेआम बेनकाब हो गए। बड़े जहाज पर मो हुआ ने जिस भव्य दृश्य की अपेक्षा की थी वह प्रकट नहीं हुआ। बड़े जहाज के अंदर न तो कोई बड़ा या अधिक भव्य हॉल था, न ही वहां अत्यधिक शराब पीने वाले लोगों का जमावड़ा था, जिसमें अश्लील शराब के तालाब और मांस के जंगल थे। इसके विपरीत बड़े जहाज के अंदर ये काफी साधारण था तथा इसमें कई गुप्त कमरे थे। बाहर से देखने पर सभी गुप्त कमरे लगभग एक जैसे दिखते थे। व्यभिचारी युगल भाग 3। और ये विशेष पहचान वाले सम्मानित अतिथि अपने हाथों में लिए गए चिन्हों पर भरोसा करते हुए अपने अपने गुप्त कक्षों में चले गए, दरवाजे खोले, अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। आगे क्या हुआ मो हुआ को पता नहीं चल सका। समूह आगे बढ़ता रहा, लोग कमरों में प्रवेश करते रहे तथा पीछे छूटते लोगों की संख्या कम होती गई। मो हुआ ने एक कोने से गुजरते हुए स्वाभाविक रूप से एक मोड़ लिया, उसके बाद छिप गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। खुद को छुपाने के बाद मो हुआ ने केबिन में एक एकांत कोना ढूंढा, चुपचाप छिप गया, फिर सोचने लगा कि आगे क्या करना है। ये बड़ी नाव उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। सभी रहस्यों को अलग अलग कक्षों में बंद कर दिया गया था, जिससे वह कुछ हद तक असहाय हो गया। यदि वह जांच करना भी चाहता था तो उसे यह नहीं पता था कि किस कमरे से शुरू करना है। यदि वह गलत जगह पर जांच करता और खुद को उजागर कर देता तो उसे पता चल जाता, वह खुद को मिस्टवाटर नदी पर तैरता हुआ पाता, जिसके आगे कोई गांव नहीं होता और पीछे कोई सराय नहीं होती, और संभवतः उसे विनाश का सामना करना पड़ता। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इन कक्षों को कैसे खोल सकता था। मो हुआ ने पास के एक कक्ष को चुना, चारों ओर नजर घुमाते हुए स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग करके कई बार अनुमान लगाया, मोटे तौर पर समझते हुए चुपचाप राहत की सांस ली। सौभाग्य से ये सिर्फ एक दूसरे दर्जे की सरणी है। इस नाव का उपयोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म संप्रदाय के शिष्यों की मेजबानी के लिए किया जाता था, जो केवल द्वितीय श्रेणी के राज्य की सीमा के भीतर सक्रिय थे, इसलिए द्वितीय श्रेणी की व्यवस्था पर्याप्त थी। यद्यपि ये द्वितीय श्रेणी की सरणी थी, तथापि ये द्वितीय श्रेणी की उच्च स्तरीय सरणियों से समान रूप से बनी थी। इससे स्पष्ट है कि इसमें काफी मात्रा में काम किया गया था। संरचनाओं के प्रकार भी अनेक थे, जिनमें 5 तत्व और 8 त्रिग्राम, सुदृढ़ीकरण, ध्वनिरोधन, एक्सपोज छाया तथा दीवार के प्रवेश को रोकने वाली पृथक संरचनाएं शामिल थीं, जो विविध और विविध थीं। मो हुआ के पास द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं में बहुत ठोस आधार था तथा व्यापक ज्ञान के साथ वह इन कक्ष संरचनाओं को सुझाने में सक्षम थी, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसके अलावा गलियारे में लोगों की भीड़ होने के कारण कोई भी कार्रवाई निश्चित रूप से उसे खोज लेगी। उनके पास चैम्बर संरचनाओं को शांतिपूर्वक तोड़ने का कोई अवसर नहीं था। क्या कोई और तरीका है? जब मो हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक पास में कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा था।
उसने तुरंत अपने विचारों पर काबू पाया, अपनी सांस रोक ली, अपना रूप छुपा लिया और छिप गया। इस विशाल पुष्पनौक पर कई स्थानों पर छाया संरचनाएं स्थापित की गई थीं, लेकिन सभी क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं था। छिपने में कुशल एक साधारण साधक उजागर छाया संरचनाओं के स्थान को पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन मोहुआ एक छिपे हुए साधक और कुशल संरचना मास्टर होने के नाते एक नज़र में उजागर छाया संरचनाओं की पहचान कर सकता था। इस प्रकार एक सुरक्षित स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं था जहां वह छिप न सके। बस इसी तरह मोहुआ चुपचाप छिप गया। थोड़ी देर में कोई वहां से गुजरा। वह एक महिला थी जिसने गुलाबी रंग का जालीदार वस्त्र पहना हुआ था। उसका शरीर सुंदर था, वह जहां भी जाती थी वहां फूलों की हल्की सुगंध फैल जाती थी। उसने मोहुआ को नहीं देखा और सीधे उसके पास से चली गई। मोहुआ ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी आंख के कोने से उसने महिला के चेहरे पर एक नज़र डाली और अचानक वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। पहचान में न आने वाला, फिर भी कुछ हद तक परिचित। क्यों? मोहुआ हैरान था। उसने ध्यान से याद किया और फिर अचानक उसे याद आ गया। 100 फूल घाटी। गुलाबी वस्त्रों वाली यह महिला 100 फ्लावर वैली की अनुयायी थी। इससे पहले हाओ जुवान के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले वांग चेन से संपर्क किया, जिससे उन्हें गुई वाटर सिटी में एक सराय के माध्यम से रूजा बोट पर चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में असफलता ही हाथ लगी। वापस आते समय उन्होंने गुई वाटर सिटी से 100 फ्लावर वैली की ओर से आती हुई एक गाड़ी देखी। उन्हें ये गाड़ी असामान्य लगी और वे 100 फ्लावर वैली तक उसका पीछा करते रहे। कुछ आकर्षक महिला शिशाएं गाड़ी से उतरी और 100 फ्लावर वैली में प्रवेश कर गईं। उनमें से एक गुलाबी वस्त्र पहने महिला भी थी, जो अभी अभी वहां से गुजरी थी। 100 फूलों की घाटी। मोहुआ का मन उत्तेजित हो गया और वह तुरंत चुपचाप उसके पीछे चला गया। यह महिला हल्के फुल्के कदमों से कुशलता से कक्षों में आगे बढ़ रही थी। स्पष्टतः वह फूलों वाली नाव से बहुत परिचित थी। लगभग 30 मिनट बाद वह एक कक्ष के सामने रुकी और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक महिला का चेहरा दिखाई दिया, जिसके चेहरे का आकार बहुत सुंदर था, लेकिन उसने भारी मेकअप किया हुआ था। यह महिला थी हुआरुयू। मोहुआ अंदर से थोड़ा चौंका। वह भी वास्तव में नाव पर थी। हुआरुयू ने चारों ओर देखा, कोई और न देखकर उसने धीरे से डांटा, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। मैं गुलाबी कपड़े पहने महिला ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। हुआरुयू ने अपना सिर हिलाया, अंदर आओ और बात करो। ठीक है। गुलाबी कपड़े पहने महिला ने सिर हिलाया और हुआरुयू के कमरे में प्रवेश किया। फिर हुआरुयू ने दरवाजा बंद कर दिया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रूजा बोट पर सवार हुआरुयू के निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध लेन देन है, तथा उसके और 100 फ्लावर वैली की गुलाबी पोशाक वाली महिला के बीच भी कुछ रहस्य अवश्य होंगे। लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वह कुछ भी नहीं सुन सकेगा। कोई रास्ता सोचना होगा। कक्ष गलियारे से सटा हुआ था, दरवाजा कसकर बंद था, दीवारें तोड़ी नहीं जा सकती थीं। तो फिर बाहर से कोशिश करें। मोहुआ को याद आया कि नाव के बाहर, जहां वह पानी के पास पहुंचती है, वहां दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। उसने सिर हिलाया, कक्ष का स्थान याद किया, फिर पास में ही रास्ता खोजा। अंततः गलियारे के अंत में एक कोने के पास उसे एक हवादार खिड़की मिली। मोहुआ खिड़की से बाहर रेंग कर आया, फिर फूलों की नाव की लकड़ी की बीम से चिपक गया और उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां हुआरुयू था। कमरे के बाहर निश्चित रूप से पानी की ओर मुंह करके एक खिड़की थी, लेकिन ये खिड़की इतनी कसकर बंद थी कि अंदर देखना या हल्की सी भी आवाज सुनना संभव नहीं था। खिड़की पर सरनी को तोड़ना होगा, लेकिन सामान्य तौर पर कहा जाए तो स्पिरिट बोट के बाहर की व्यवस्था अंदर की व्यवस्था से अधिक सख्त है। सरनी को बाहर से तोड़ना अंदर से तोड़ने की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। मोहुआ थोड़ा आशंकित था। उसने दरवाजे और खिड़की पर लगी सजावट को देखा। अचानक उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्थापित सजावट वास्तव में दिव्य धुंध सजावट थी। इसके अलावा दिव्य धुंध व्यू के नीचे एक दिव्य ताला व्यू था और दिव्य ताला व्यू के भीतर बुरी आत्मा की एक धुंधली आभा थी, मानो कुछ राक्षस अंदर बंद कर दिए गए हों। मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा, अपने दिल में महसूस किया, रूजा बोट के बाहर की सुरक्षा अंदर की सुरक्षा से अधिक मजबूत होनी चाहिए। इसलिए किसी ने इस विशाल रूजा बोट के बाहर दोहरी दिव्य मार्ग व्यवस्था स्थापित कर दी थी। साथ ही सीलबंद राक्षस भी लगा दिए थे ताकि अन्य लोग कान लगाकर सुन न सकें। विशाल रूजा बोट के बाहर साधारण संरचनाओं में भी, चाहे वे कितनी भी जटिल क्यों न हो, ऐसे लोग अवश्य होंगे जो उन्हें समझ सकेंगे।
लेकिन दिव्य मार्ग व्यूह अलग है, ये संरचना इतिहास में लगभग खो गई है, लगभग कोई भी इसे नहीं जानता है, और कुछ राक्षसों को उठाना व्यावहारिक रूप से सफलता की गारंटी देता है। मुहुआ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह एक अच्छा विचार है। इसके बाद उन्होंने इस दिव्य मार्ग व्यूह को खोल दिया, और उसी समय संरचना में सीलबंद दानव राक्षसों के कुछ बुरे विचार उनकी चेतना के सागर में घुस गए, जिससे उन्हें एक पल में ही मौत के घाट उतार दिया गया। अन्य संरचनाओं के लिए उन्हें कुछ प्रयास करने होंगे, लेकिन दिव्य मार्ग सरणी बहुत सरल थी। संरचना को तोड़ने के बाद मुहुआ ने एक छोटा खंजर निकाला, चुपचाप खिड़की में एक छोटा सा छेद खोदा और फिर उसमें से झांका। अब वह कमरे के अंदर का दृश्य देख सकता था। गुलाबी बिस्तर, एक रंगीन लुवान स्क्रीन, बिस्तर के सामने रखा एक रूज मेकअप केस, हर जगह रखी गई बारीक नक्काशीदार जेड वस्तुएं, स्पष्ट रूप से एक महिला का बौडोय। इस समय हुआ रुयु गुलाबी वस्त्र पहने महिला शिष्या के साथ मेज पर बैठी थी, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और वह अज्ञात शब्द बोल रही थी। कोई आवाज नहीं। मुंह हुआ चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में ध्वनि पृथक्करण संरचना भी स्थापित की गई हो। मुंह हुआ ने एक क्षण सोचा, लोहे के तार में लिपटी एक चांदी की सुई निकाली और उसे खिड़की के छेद से ध्वनि अलगाव संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु में चुभो दिया। चांदी की सुई पर उन्होंने सूक्ष्म उत्कीर्णन कलम तकनीक से ध्वनि श्रवण संरचना उकेरी। चांदी की सुई का धागा उसके कान के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे वह कमरे के अंदर की आवाजें सुन सकता था। ... इतना मत सोचो, उसमें गलत क्या है? रूप और आकृति हम महिलाओं को स्वर्ग से मिले उपहार हैं, स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग करें। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है। जरा सोचो, तुम्हारी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। अगर तुम सामान्य तरीके से शादी करोगी तो तुम्हारा मेल सिर्फ उन साधारण पुरुषों से ही होगा। तुम्हारे रूप रंग को देखते हुए वे साधारण पुरुष तुम्हारे लायक कैसे हो सकते हैं? इस रूज बोट पर बात अलग है। यात्रा करने वाले सभी साधक प्रतिभाशाली और कुलीन हैं, अगर प्रतिष्ठित नहीं तो उच्च स्थिति वाले। भले ही आप उनसे शादी न कर पाएं, लेकिन कुछ ओस की बूंदों से मुलाकात होना कोई नुकसान नहीं होगा। अवसर का लाभ उठाओ, अपनी सुंदरता को बर्बाद मत करो। गर्व और शर्म की उन अर्थहीन भावनाओं को एक तरफ रख दो और तुम इसका स्वाद अनुभव करोगे। हाँ, प्रशिक्षक, मुझे यहाँ प्रशिक्षक मत कहो। हाँ, बड़ी बहन, ठीक है, तुम आगे बढ़ो। युवा मास्टर झाओ अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम गुलाबी वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया, फिर चाहे वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रही हो या उसे कोई आभास हो रहा हो, उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई और वह शालीनता से चली गई। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या प्रशिक्षक है हुआ? सचमुच जानता है कि लोगों को कैसे सिखाना है। स्वयं बेशर्म होते हुए भी दूसरों को गुमराह करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। गुलाबी कपड़े पहने महिला के जाने के बाद कमरे में सिर्फ हुआ रुयु ही बची थी। वह अपने कपड़े उतारने लगी और कमरे में ही नहाने की तैयारी करने लगी। मुंह हुआ को लगा कि वहां देखने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने आगे देखने का निर्णय नहीं लिया। ठीक इसी समय दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। हुआ रुयु की निगाहें थोड़ी झुक गईं। उसने अपना चोगा पहना, बाहर देखने के लिए दरवाजे की ओर चली गई, फिर एक पूर्ण मुस्कान के साथ बाहर खड़े व्यक्ति का स्वागत किया। नवागंतुक एक पुरुष था जो मास्क पहने हुए था। उसकी एक आस्तीन खाली थी तथा उसका एक हाथ गायब था। एक हाथ गायब। मुंह हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा, हालांकि उसकी निगाहें थोड़ी भयावह थीं। हुआ रुयु आगे बढ़ी और उस आदमी को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी भौहें जुनून और स्नेह से भरी हुई थीं। मास्टर जी, आप अभी क्यों आए? क्या तुमने मुझे याद किया? हम तुम्हारी बहुत याद आए, मेरे प्यारे मियाओ। उनके शब्दों में कोमलता थी। मुंह हुआ को अपने दांतों में झुनझुनी महसूस हुई और कुछ मतली भी हुई। एक क्षण बाद वह अपनी सांस रोक नहीं सका। ये वास्तव में जल यम है। इसके अलावा इस जल यम का वास्तव में हुआ रुयु के साथ एक रिश्ता है। ये दो घृणित लोग सौभाग्य से अंकल गु भावनात्मक रूप से अनजान है। उनका दिल पत्थर की तरह कठोर है और उन्हें हुआ रुयु पसंद नहीं है, अन्यथा वे एक बड़ी हरी टोपी पहने होते। अंधी डेटें सचमुच विश्वासघाती होती हैं। मुंह हुआ ने मन ही मन आह भरी। लेकिन इस विषय पर बोलते हुए इन दोनों व्यभिचारियों द्वारा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों ने मुंह हुआ को कुछ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। वाटर यामा हुआ रुयु को मियाओ कहते हैं। मियाओ। इससे पहले नौ पर वाटर यम ने भी कहा था कि यह गाड़ी मियाओ की है।
क्या ये हुआ रुयू का पहला नाम है? मो हुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है, और इसके अलावा ये नाम कुछ हद तक परिचित लगता है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक क्षण के लिए सोचा, फिर जब उसे याद आया तो उसका दिल धड़कने लगा। जब उसने बॉस जियान को मारा था तो उससे जब्त की गई सूची में कई पाप साधकों के उपनाम थे। विश्व रक्षा, आतिशबाजी प्रमुख, स्वर्ण अर्हत, पुष्प सज्जन, मानव कसाई, रक्त लकड़हारा, यिन थंडर चाइल्ड, मैडम मियाओ, भूत चेहराशा, नदी पार करने वाला ड्रैगन। इन पाप साधकों को या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया, और मो हुआ ने योग्यता अंक के लिए पुरस्कार अर्जित करते समय उन्हें पूरी तरह से शुद्ध कर दिया था। अब सूची में बहुत कम पाप साधक बचे हैं। जो कुछ लोग बच निकले उनमें से एक का नाम मैडम मियाओ है। मैडम मियाओ, मियाओ। मो हुआ को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने लंबे समय तक पाप साधकों को पकड़ने के बावजूद वह मैडम मियाओ नामक साधक से नहीं मिला था। पता चला कि वह संप्रदाय के भीतर छिपी हुई थी, बाहरी तौर पर वह सिर्फ एक प्रशिक्षक थी। और हुआ रुयू वाटयामा को मास्टर जी कहती है। क्या ये जी संभवतः गुई जल संप्रदाय के जेड परिवार का जी हो सकता है? मो हुआ को याद आया कि अंकल गू का पहले एक पराजित शत्रु था, जो कोई और नहीं बल्कि गुई जल संप्रदाय के जी परिवार का एक गोल्डन कोर तलवार साधक था। तो क्या इसका मतलब यह है कि जल यम वास्तव में गुई जल संप्रदाय के जी परिवार से हैं? केवल उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया। जैसा कि मो हुआ ने सोचा, कमरे के अंदर दोनों पहले से ही अपने स्नेह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, मीठी बातें फुसफुसा रहे थे। कुछ समय की अंतरंगता के बाद जलियम ने हुआ रुयू से कहा, तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी याद आती है, लेकिन मुझे डर है कि बात कुछ और ही है। मैंने सुना है कि तुम्हें हाल ही में एक नया प्रेमी मिल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे थक गई हो और अब मुझे देखना नहीं चाहती? हुआ रुयू की आंखें वाटयम को देखते हुए इश्कबाजी से फड़फड़ाने लगी। ये तो बस एक नाटक है। वह केवल अच्छे दिखने वाला मूर्ख है। उसके पास सूक्ष्म भावनाओं का अभाव है। वह पत्थर की तरह है, कभी भी तुम्हारे जितना विचारशील नहीं है। मेरे दिल में मेरी लालसा बनाए रखता है। हुआ रुयू का दिल हिल गया। वह हुआ रुयू को फिर से अपनी बाहों में खींचने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ देर तक उसे प्यार करता रहा, फिर भी उसे जाने नहीं दे सका। उसने पूछा, वह आदमी कौन है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? हुआ रुयू ने उत्तर दिया, वह ताओवादी दरबार का एक पर्यवेक्षक है, जिसके पास स्वर्ण मूल साधना है। ये सुनकर वाटयम की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। पर्यवेक्षक गोल्डन कोर, उसका नाम क्या है? जल यम के विचारों से अनजान हुआ रुयू ने बस पूछा, क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? जल यम ने अपना सिर हिलाया, मुझे बताओ। हुआ रुयू ने तब उत्तर दिया, उसका उपनाम गू है, जिसका नाम गू चांगहुई है। जिस क्षण गू चांगहुई का उल्लेख किया गया, वाटयम की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। शब्द दर शब्द उन्होंने गुस्से से थूका, गू चांगहुई। उसकी असामान्य अभिव्यक्ति को देखकर हुआ रुयू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? जल यम का चेहरा तमतमा गया। उसने कड़वाहट से कहा, ये वही है जिसने मेरी बांह काट दी। हुआ रुयू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? क्या वह तुम्हारे पास कोई और योजना लेकर आया था? जल यम की आंखें तेज हो गईं। हुआ रुयू ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचने के बाद अपना सिर हिलाया। मुझे पहले इस बात का संदेह था, लेकिन बाद में मैंने इस विचार को खारिज कर दिया। बहुत पहले कबीले की एक चाची ने मुझे उनसे मिलवाया था, लेकिन वे टालमटोल करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वे ताओवादी दरबार के कामों में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हुई। बाद में संभवतः कबीले के बुजुर्गों के दबाव में आकर वह मुझसे कुछ बार मिलने के लिए राजी हो गए। ये कहना कि उसने जानबूझकर मुझसे संपर्क करने की योजना बनाई थी, वह इतनी जल्दी शुरू नहीं करता, इसे इतने लंबे समय तक नहीं खींचता। इसके अलावा गू चांगहुई बिल्कुल भी तेज तर्रार नहीं लगता। वह कठोर है, बातूनी नहीं है, और उसका व्यवहार ठंडा और गुमसुम सा है। साफ तौर पर एक नीरस आम आदमी है। अगर उसका रूप रंग, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कार न होते तो मैं उससे बात भी नहीं करता। वाटयम का दिल शांत हो गया, लेकिन हुआ रुयू द्वारा बार बार गू चांगहुई के रूप का उल्लेख सुनकर वह थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि वह इतना ही नीरस व्यक्ति है तो तुमने उसे इतनी बार क्यों देखा है? हुआ रुयू ने धीरे से आह भरी, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और कबीला और संप्रदाय दोनों ही मानते हैं कि मैं अकेली हूं, जिससे कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स का इंतजाम किया था, मैं मना नहीं कर सकती थी,
लेकिन ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए है, मेरा दिल अब भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हुआ रुयु का शरीर जल यम से कसकर चिपका हुआ था, मेरा शरीर और हृदय दोनों तुम्हारे हैं। कोमल जैड को गले लगाते हुए जल यम का दिल धड़क उठा, अब उसे कोई परवाह नहीं रही, वह बस मुस्कुराया और बोला, फिर एक दिन जब मैं गोल्डन कोर बन जाऊंगा और गु चांगहुआई को मार दूंगा तो तुम परेशान नहीं होगे। हुआ रुयु ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर वह मर गया तो मैं मुसीबत से बच जाऊंगा। फिर उसने जल यम की खाली भुजा की ओर देखा, उसकी दृष्टि पीड़ा से भरी हुई थी, क्या तुम्हारी भुजा वापस बढ़ेगी? वाटर यम की आंखें घृणा से भर गईं, वह गु यद्यपि मूर्ख है फिर भी उसकी साधना मजबूत है। मैं तृतीय श्रेणी क्षेत्र में था जब उसने अपनी स्वर्ण कोर साधना से मेरी बांह पर वार किया, वायु प्रणाली की आध्यात्मिक शक्ति ब्लेड की तरह घाव में रह गई, मांस और हड्डियों को काट रही थी। मैंने सब कुछ आजमाया लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। हुआ रुयु ने दुख जताते हुए कहा, तो क्या आपके पास जीवन भर केवल एक ही हाथ नहीं रहेगा? गु चांगहुआई के लिए वाटर यम की नफरत उसके दिल में गहरी हो गई। हुआ रुयु की चिंता से भरे चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, वह उसकी कमर को खींचने और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं तुम्हें एक हाथ से भी कसकर पकड़ लूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हुआ रुयु ने धीरे से उससे चुटकी ली, चिकनी बातें करने वाला। तुम्हें ये पसंद नहीं है? मैडम मियाओ भाग 2। आप क्या सोचते हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुंबन की इच्छा को रोक नहीं पाए। फिर उलझाव का एक और दौर शुरू हो गया। मो हुआ को ये देखने में आपत्तिजनक लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये बेशर्म लोग सचमुच घिनौने हैं, कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे, बस इधर उधर घूम रहे हैं। रूजा बोट छोड़ने से पहले क्यों न इन बेशर्मों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए। बुरे कर्मों से भरा ये जल यम लंबे समय से अपना विनाश चाहता है। जहां तक हुआ रुयु की बात है, वह सतह पर एक प्रशिक्षक है लेकिन गुप्त रूप से एक बेशर्म विक्रेता है, वह भी बेकार है। लगभग अंकल गु पर टोपी डाल दी। उन्हें इस रूज बोट पर बंद कर दिया जाए ताकि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें। मो हुआ ने कुछ देर तक धैर्यपूर्वक देखा, उम्मीद थी कि वे कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि दोनों उचित व्यवसाय में लग गए हैं। वाटर यम ने अपनी बेल्ट खोल दी, उसका एकमात्र हाथ हुआ रुयु के शरीर पर घूम रहा था और उसके कपड़े उतार रहा था। मो हुआ ये सब देख नहीं सका। देखता रहा, शायद स्टाइल हो जाए। ऐसे गंदे दृश्य उसके शुद्ध ताओवादी हृदय को कलंकित कर देंगे। मो हुआ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और वहां से जाने का इरादा किया। इसी समय कमरे में एक आवाज सुनाई दी, नहीं। आधे कपड़े उतारते हुए हुआ रुयु ने वाटर यम के बेचैन हाथ को दबाया, उसका चेहरा लाल हो गया था। हौंफते हुए उसने कहा, मास्टर जी, अभी समय नहीं है। जल यम का हाथ नहीं रुका, तत्परता से बोला, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, मैंने बहुत कष्ट सहा है। वास्तव में नहीं कर सकते, हुआ रुयु ने कहा, रूजब बोट एक महत्वपूर्ण मामला है, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जल यम का क्रोध शांत नहीं हो सका, वह शांत होने को तैयार नहीं था। हुआ रुयु ने धीरे से कहा, बाद में मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छा समय का आनंद लेने दूंगी। वाटर यम ने हुआ रुयु के नाजुक चेहरे को देखा, उसकी निगाहें गर्म थीं, आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसने कहा, एक बार पर्याप्त नहीं है। हुआ रुयु शर्मा गई और फुसफुसाई, ये सब तुम्हारे ऊपर है। केवल तभी जल यम संतुष्ट हुए और अब परेशान नहीं हुए। इसके बाद दोनों ने अपनी आवाज धीमी कर ली और रूजब बोट के मामलों पर चर्चा करने लगे। मो हुआ ने थोड़ा संतुष्ट महसूस करते हुए थोड़ा सिर हिलाया और सुनना जारी रखा। क्या सभी लोग यहाँ हैं? हाँ। इस बार युवा गुरु के आदेश पर संप्रदाय के सभी शिष्यों को, जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आमंत्रित किया जाता है। ताइक्सू गेट को छोड़कर युवा मास्टर का कहना है कि ताइक्सू गेट में कुछ समस्याएं हैं, बेहतर होगा कि अभी उन्हें उकसाया न जाए, परेशानी से बचें। ताइशु द्वार के अलावा अन्य 8 महान द्वारों, 12 धाराओं में भी मुख्य शिष्य मौजूद हैं। विशेष रूप से तया संप्रदाय और अशिंग वार्ड संप्रदाय को विशेष आतिथ्य की आवश्यकता है, युवा मास्टर ने कहा। हुआ रुयु फुसफुसाया, उन्हें गोलियां खिलाओ, कुछ देर के लिए खुद को खो दो ताकि वे स्वाद का आनंद लें, कभी न भूलें हमेशा के लिए रूजब बोट को छोड़ने में असमर्थ हो। मो हुआ ने ये सुना, धीरे धीरे उसकी निगाहें तीव्र हो गईं। बाद में कमरे के अंदर दोनों ने कुछ कहा। हुआ रुयु ने फिर वाटर यम को धक्का दिया, कहा, बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं, आज रात महत्वपूर्ण है, लापरवाही न करें और आप गंभीर रूप से घायल हैं, आपको उचित स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, आप स्वयं को थका नहीं सकते।
जल यम नहीं हिला, केवल आह भरी। इतना समय हो गया, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं चला जाऊं? हुआ रुयु शर्मा गई। मुझे डर है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं विरोध नहीं कर पाऊंगी। वाटर यम रुका, हुआ रुयु के गाल को फिर से चूमा। ठीक है, मैं उचित व्यवसाय देखूंगा, फिर आपकी सेवा करने आऊंगा। वे कुछ देर के लिए फिर से एक दूसरे से लिपट गए। जल यम तब जाने के लिए उठे, लेकिन अपनी इच्छाओं का विरोध करने में असमर्थ। दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक उन्हें कुछ याद आया। उनकी निगाहें झपक गईं। उन्होंने पूछा, वैसे क्या आप इस बार कोई लड़की लेकर आए हैं? खिड़की के बाहर महुआ ने ये सुना, वह रुक गया। एक लड़की लाया? अंदर हुआ रुयु भी एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी कोमल अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसका व्यवहार थोड़ा ठंडा हो गया। उसने सावधानी से कहा, आपको कैसे पता चला? मैंने सुन लिया, हुआ रुयु ने अप्रसन्न होकर कहा। इतनी तीव्र इंद्रियां? तो क्या? जल यम बस मुस्कुराया। हुआ रुयु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष मत दीजिए। ये व्यक्ति ऊपर वाले युवा स्वामी के लिए तैयार है, आप उसे छू नहीं सकते। जल यम ने उसे फुसलाया, मियावा तुम क्या सोच रही हो? बस, हुआ रुयु ने सीधे चेहरे से कहा, मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगी। ये लड़की संप्रदाय की सीधी वंशावली है। उसकी स्थिति साधारण नहीं है, मूल रूप से उसे छुआ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है कि उसने सोचा कि वह चालाक है, गुप्त रूप से हमारे मामलों की जांच कर रही थी। दुर्भाग्य से उसने वास्तव में अंदर की कहानी उजागर कर दी, कुछ ऐसी बातें जान ली जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी। हुआ रुयु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि यह ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। मैं केवल उसे गंदगी में घसीटने का ही रास्ता खोज सकता हूँ, उसे खुद को भिगोने पर मजबूर कर सकता हूँ, उसे सबक सिखा सकता हूँ, दुनिया की कठोरता का एहसास करा सकता हूँ। रक्त रेखा का एक सीधा वंश, स्थिति साधारण नहीं है, अभी भी एक लड़की है, उपस्थिति भी उत्कृष्ट है। जल यम ने अपने दिल में बहुत लालसा की, लेकिन हुआ रुयु की ठंडी निगाहों को देखकर केवल बाहरी तौर पर मुस्कुराया और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अन्य महिलाएं, भले ही वे स्वर्गीय अमर जैसी दिखती हो, मैं उन्हें एक नजर भी नहीं डालूंगा। फिर उसने हुआ रुयु को वचन दिया और मीठी मीठी बातें कहीं। तब जाकर हुआ रुयु के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। दोनों कुछ देर तक फिर एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर जल यम चले गए। जल यम को विदा करने के बाद हुआ रुयु अपने कमरे में वापस आ गई, बैठ गई, फिर से भौहें सिकोड़ ली, लगातार बेचैनी महसूस कर रही थी। आकाश के नीचे जितने भी सड़े हुए मनुष्य हैं, उन सब का स्वभाव एक जैसा ही नीच है। वे कहते हैं कि उनके दिल में केवल आप ही हैं, लेकिन वास्तव में वे जहां कहीं भी किसी को देखते हैं, उससे प्यार करते हैं। यहाँ चूहे तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी बिल्ली मछली खाने से परहेज नहीं करती। हुआ रुयु अधिक से अधिक असहज महसूस करने लगा। इस मृत व्यक्ति को चुपके से इधर उधर घूमने, मेरे मामलों को बर्बाद करने, युवा मालिक को नाराज करने के बारे में सोचने नहीं देना चाहिए। हुआ रुयु ने भौहें चढ़ाईं, फिर तुरंत उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुंह हुआ की नजर थोड़ी सी घूमी, फिर वह भी जाने के लिए आगे बढ़ी। हवादार खिड़की के सहारे जहाज के अंदर चढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर हो जाने के कारण फ्लावर बोट में प्रवेश करने के बाद हुआ रुयु का आकार पहले से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से हुआ रुयु का गाढ़ा रूज हवा में अपनी सुगंध भर देता है, जो काफी देर तक बनी रहती है। मुंह हुआ ने गंध का पीछा किया, कुछ मोड़ लिए, फिर आगे हुआ रुयु की सुंदर आकृति देखी। हुआ रुयु अपने काम में व्यस्त होकर आगे चल रही थी, जबकि मुंह हुआ चुपचाप पीछे से आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मुंह हुआ उसका पीछा करता रहा, उसे एहसास हुआ कि हुआ रुयु चक्कर लगा रही है। पहले तो उसे लगा कि हुआ रुयु ने उसे देख लिया है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मुंह हुआ को समझ आया कि वह जल यम से बचाव कर रही है। वह इस बात को लेकर सतर्क थी कि कहीं जल यम उसका पीछा न कर ले और उसके गुप्त संबंध का पता न लगा ले। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया। इन लोगों का दिमाग सचमुच गंदा है। कुछ चक्कर लगाने के बाद ये पुष्टि करते हुए कि जल यम ने पीछा नहीं किया है, हुआ रुयु आखिरकार निश्चिंत हो गई। उसने अपना रास्ता बदला और एक गुप्त कमरे में चली गई। उसने एक टोकन निकाला, भीड़ को भगाया, दरवाजा खोला, चारों ओर देखा और फिर हल्के से अंदर कदम रखते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, गुप्त कमरे का स्थान नोट किया और फिर उसी तरीके से पास की हवादार खिड़की ढूंढी। वह नाव से बाहर निकला, पानी के किनारे गुप्त कमरे की खिड़की ढूंढी, ढांचा तोड़ा, एक छोटा सा छेद किया, एक चांदी की सुई डाली और अंदर झांका। कमरा भी एक अति सुंदर ढंग से सजाया गया बौडोया था।
सजावट का लेआउट हुआ रुयू के कमरे के समान था, लेकिन इसमें गुड़हल और कमल के पत्तों की नक्काशी अधिक थी, जिससे इसे एक सरल लालित्य मिला। अंतर केवल इतना था कि एक महिला को बिस्तर पर आत्मा बंधन ताले से बांध दिया गया था। वह महिला अपने जीवन के चरम पर थी। उसने कढ़ाईदार गाउन पहना हुआ था, उसका चेहरा चांद की तरह सुंदर था। अब वह बिस्तर से बंधी हुई थी, उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें अदम्य आक्रोश से भरी हुई थीं, उसकी सुंदरता में दुखद लालित्य की झलक थी। मुंह हुआ ने हल्की सी आह भरी। वह आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन सोचने पर उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ये वरिष्ठ बहन कियान कियान है। संप्रदाय की प्रत्यक्ष वंशावली उसकी पहचान विशेष थी, और वह हुआ रुयू से परिचित थी, जो गुप्त रूप से रूजब बोर्ड के मामलों की जांच कर रही थी। इस पर विचार करने पर एक कियान कियान ही है जिसने सीनियर सिस्टर ये जिन की मृत्यु को कभी नहीं भुलाया। वह शायद सीनियर सिस्टर ये जिन की घटना की जांच कर रही थी और अनजाने में हुआ रुयू तक पहुंच गई, जिससे उसे कुछ अंदरूनी जानकारी मिल गई, जिसे हुआ रुयू ने नोटिस कर लिया। कमरे के अंदर कियान कियान बंधी हुई थी और उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। वह बोलने में असमर्थ थी, केवल नफरत भरी आंखों से हुआ रुयू को देख रही थी। उसे ऐसी दुखद और सुंदर स्थिति में देखकर हुआ रुयू दया से भर गया और शान से आगे बढ़ा और कियान कियान के गोरे चेहरे को स्नेह से सहलाया। तुम मूर्ख लड़की हो, इतनी दूर क्यों जाती हो? कियान कियान की आंखें घृणा से भरी थीं, उसका मन शब्दों से भरा था, लेकिन उन्हें बोल नहीं पा रही थी। हुआ रुयू ने कुछ देर सोचा, फिर अपने मुंह से कपड़ा खोल दिया। कियान कियान ने हुआ रुयू पर थूक दिया। हुआ रुयू ने इसे टाला नहीं, उसने बस धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि आप क्रोधित हैं और आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन क्या आप यह नहीं देखते कि यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता और तब तक जांच जारी रखी होती जब तक कि आपने मुझे फंसा न दिया होता, तो मैं इसे छिपा नहीं पाता और आप इस मुश्किल में नहीं पड़ते। कियान कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही निंदनीय व्यवहार कर रही हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है, तुम्हारा सम्मान किया है, और अब मुझे पता चला है कि तुमने ऐसे घृणित काम किए हैं, साथी बहनों को आग के गड्ढे में धकेल दिया है। क्या तुम्हारे पास ज़मीर है? हुआ रुयू ने अपना सिर हिलाया। तुम समझ नहीं रहे हो, ये आग का गड्ढा कैसे हो सकता है? कियान कियान की भोली भाली नजर को देखकर हुआ रुयू को प्रशंसा और हल्की ईर्ष्या दोनों महसूस हुई। आप हुआ परिवार की सीधी वंशावली हैं, प्रतिभा और सुंदरता से संपन्न हैं, बचपन से ही पोषित हैं। संप्रदाय के बुजुर्ग, कुल के बुजुर्ग सभी आपका आदर करते हैं। सहपाठी बहनें आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। आप यह नहीं समझती कि कैसे साधारण जन्म वाले लोग पारिवारिक संप्रदायों में हाशिए पर हैं, वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। हुआ रुयू ने आह भरी। चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते, उदाहरण के लिए जिन एर को ही ले लीजिए। उसकी आध्यात्मिक जड़ अच्छी है, एक उच्च श्रेणी की शुद्ध जलात्मा जड़। वह सुंदर भी है, उसकी सौम्यता में एक अद्भुत आकर्षण है। एक महान परिवार में उसे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की चुनी हुई बेटी के रूप में देखा जाएगा। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि वह एक तृतीय श्रेणी परिवार की छोटी सी वैध बेटी मात्र है। उसकी उपस्थिति या प्रतिभा चाहे जो भी हो, उसका जन्म एक ऐसी बाधा है जिसे वह पार नहीं कर सकती, और वह अपना जीवन कभी भी किसी महान परिवार के द्वार पर पैर नहीं रख पाती। परिवारों में एक ग्रेड बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। एक ग्रेड न मिलने से सब कुछ बादलों और कीचड़ की तरह अलग हो जाता है। इस जीवन में वह या तो किसी चतुर्थ श्रेणी के परिवार में किसी बेकार वंशज से विवाह करेगी, या फिर किसी तृतीय श्रेणी के परिवार के प्रत्यक्ष वंश में समान रूप से विवाह करेगी। क्या ये साधारण आदमी उसकी योग्यता की बराबरी कर सकते हैं? इसीलिए मैंने उसकी मदद की, एक मैचमेकर का काम किया, ताकि वह महान परिवारों के कुछ सचमुच प्रतिभाशाली बेटों की सेवा कर सके। अगर वह बेडरूम में उनका दिल जीत लेती है, तो वह सचमुच एक फीनिक्स बन सकती है जो ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यहाँ तक कि नाम या हैसियत के बिना भी इन स्वर्ग के चुने हुए पुत्रों के साथ क्षणिक प्रेम संबंध रखना उन आम पुरुषों से वैध जीवन साथी के रूप में विवाह करने से बेहतर है। हुआ रुयू ने गहरी भावना से कहा। यह सुनकर कियान कियान को गुस्सा आया, लेकिन स्वभाव से कोमल होने के कारण वह कठोर शब्द नहीं कह सकी, केवल इतना कहा, बेशर्म। हुआ रुयू को कोई आपत्ति नहीं हुई, वह बस धीरे से हंसी। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं। उसने फिर से कियान कियान के गाल को सहलाया। कियान कियान आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर कसकर बंधा हुआ था, वह हिल भी नहीं सकती थी। वह बस उस औरत को, जिसे वह कभी बहन समझती थी, लेकिन अब जहरीली औरत जैसी लग रही थी, अपने गाल छूने दे सकती थी। कितना कोमल चेहरा है। हुआ रुयू ने आह भरते हुए उदास स्वर में कहा, लेकिन अभी भी बहुत छोटी हूं, कुछ भी नहीं जानती,
अभी तक बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं किया है। एक बार जब तुम उन सुखों का स्वाद चख लोगी और स्त्री पुरुष के संबंधों को समझ जाओगी, तो तुम देखोगे कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लाभ के लिए था। लोगों को अंततः परिपक्व होना ही पड़ता है। कियान शर्मिंदा और क्रोधित थी, उसके चेहरे पर घबराहट और भय साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर हुआ रुयु को बढ़ती हुई दया महसूस हुई। पहली बार हमेशा डरावना होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर और स्थिर अच्छा आदमी ढूंढ लिया, एक परिचित भी, इसलिए निश्चिंत रहो। अपने लिए इस विवाह संबंध पर विचार करें। एक बार जब आप दोनों एक हो जाएं, भीतर के आनंदमय स्वाद का आनंद लें, एक वास्तविक महिला बन जाएं, तो आप मेरी श्रमसाध्य देखभाल को समझ जाएंगी। अपनी बात खत्म करते हुए हुआ रुयु ने एक बार फिर कियान का मुंह बंद कर दिया। आज रात तुम्हारी शादी की रात है, तुम यहाँ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे सुंदर दूल्हे को लाने जा रही हूँ। हुआ रुयु ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, फिर उठकर चली गई। केवल कियान ही अंदर रह गया। बिस्तर पर बंधी और हिलने डुलने में असमर्थ, चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा और दमनकारी माहौल। उसके दिल की दहशत धीरे धीरे फैल रही थी। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों के कोनों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। मुंह हुआ ने देखा, अपनी आंख को रोक नहीं सका और मन ही मन पुष्टि की। इस हुआ रुयु से निपटा जाना चाहिए। मुंह हुआ ने कुछ देर तक सोचा, फिर नाव में वापस रेंग गया, हुआ रुयु का पीछा करना जारी रखने का इरादा रखते हुए। लेकिन केबिन में प्रवेश करते ही उसने अचानक आवाजें सुनी। हुआ रुयु ज्यादा दूर नहीं गई थी और एक आदमी से बात कर रही थी। सब कुछ तैयार है मम, सब तैयार है। अच्छा, अब समय बर्बाद नहीं होगा। ... हुआ रुयु किससे बात कर रही है? मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, थोड़ा और पास गया और झांका, और जो उसने देखा उससे वह तुरंत चौंक गया। हुआ रुयु के साथ बात कर रहे व्यक्ति को वह भी पहचानता था। लंबा और पतला, लंबे चेहरे वाला, वह ताई आ संप्रदाय का भाई मा था, जिस पर उसने एक बार देखा था कि उस पर दुष्ट देवता की आभा के निशान थे। संपर्क